ठीक है। गुड मॉर्निंग। कल कहाँ तक हो गया था? अच्छा, मध्यकालीन भारतीय इतिहास चल रहा था, है ना? यही सब्जेक्ट चल रही थी। क्यों पंडित जी? गेट बंद कर लेना। उसमें हमने दिल्ली सल्तनत पढ़ी, ठीक है? बोर्ड पे दिख रहा है ना ये? दिल्ली सल्तनत के साथ में विजयनगर साम्राज्य देखा। हमें कहाँ जाना है अब? मुगल काल में। साथ में हमने सूफी और भक्ति मूवमेंट खत्म कर लिए थे, ठीक है? क्या हुआ? कुछ पूछना है? गर्मी बहुत हो रही है, हाँ सही बात है। देखो चली, आओ मुगल काल में आओ। आपके कहे अनुसार ज़्यादा समय नहीं लेंगे। मुगल काल का एक माइंड मैप तैयार कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनको लिख लेते हैं। हालांकि मुगल काल बहुत बड़ा है, एक दिन में 2 घंटे के अंदर, वो भी मुझे तो 2 घंटे पूरे नहीं मिलेंगे, 1.5 घंटे के अंदर पूरा मुगल काल समझाना और महत्वपूर्ण तथ्यों को बताना। करते हैं कोशिश, ठीक है? देखो मुगल काल में एक तो इसकी जानकारी कैसे होती है, वो चीज, जानकारी के स्रोत। मुगल काल की जानकारी जैसे हमने देखा था दिल्ली सल्तनत की जानकारी कैसे होती है, वैसे ही मुगल काल की भी जानकारी होगी, है ना? ठीक है। आपको ये चीज अच्छे से पता है कि स्रोत 2 प्रकार के होते हैं। कैसे? मूर्त और अमूर्त। अब देखो, जब हम मूर्त स्रोत को देखते हैं, जैसे कि मान लो बाबर के द्वारा बनाया जा रहा कहीं बाग हो, हस्त बहिस्त बाग, आगरा का बाग हो, अंगूरी बाग हो, या हुमायूं के द्वारा कुछ बनाया जा रहा हो, ठीक है? या आगे चल के अकबर के द्वारा आगरा में किला बनाया जा रहा हो, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया जा रहा हो, बुलंद दरवाजा का निर्माण किया जा रहा हो, इन सब के आधार पे हम क्या करते हैं? इतिहास का पुनर्निर्माण, ठीक है? ऐसे जहांगीर के समय पे देखोगे, आगे जहांगीर के समय पे चित्रकला का विकास होता है, तो हम चित्रकला के माध्यम से कुछ साक्ष्य देखते हैं, ठीक? शाहजहां ताजमहल का निर्माण करता है ना? आग दिल्ली के लाल किला का निर्माण करता है, जामा मस्जिद का निर्माण करता है, हाँ, ठीक है? उसके बाद हम औरंगजेब, औरंगजेब का एक औरंगाबाद में बनाया गया राबिया दुरौनी का ताजमहल की भद्दी नकल जो बनी थी, वो एक बिल्डिंग है। वो सब स्रोत कहाँ आएंगे? आपके मूर्त में, ठीक है? हम मूर्त स्रोत हों या अमूर्त स्रोत हों, ज्यादातर इनको हम आर्ट एंड कल्चर में पढ़ते हैं, क्लियर? यहां अमूर्त स्रोत में हम देखेंगे कुछ साहित्य। क्या देखेंगे? कुछ साहित्य, जैसे कि बाबर से शुरू करो। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में तुजुक ए बाबरी लिखी, ठीक है? आपने पढ़ रखी होंगी ये सारी चीजें, ये फैक्ट है कि उसका फिर आगे चल के हुमायूं के समय पे उसका फारसी में अनुवाद किया गया जोना खां एवं पायंदा हसन के माध्यम से, ठीक है? ऐसे ही अकबर ने उसका अनुवाद करवाया। आगे देखोगे हुमायूं, हुमायूं नामा लिखी गई हुमायूं के लिए, है ना? बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम के द्वारा, ठीक है? ऐसे अकबर के समय पे साहित्य का स्वर्णकाल जिसको कहते हैं, तो अकबर के समय पे भी अबुल फजल जिन्होंने आयन अकबरी लिखी, तो ये सारे हमें साहित्य मिलेंगे। ऐसे जहांगीर के समय पे जाओगे आप, शाहजहां के समय पे जाओगे तो पादशाहनामा, ठीक है? जिसमें अमीर गजनवी ने लिखा, अब्दुल हमीद लाहौरी ने भी लिखा, है ना?
मोहम्मद वारिस ने भी लिखा शाहजहांनामा। ऐसे ही औरंगजेब के समय पे भी बहुत सारे इतिहासकार थे जिन्होंने इतिहास को लिखा। ठीक है, जैसे खाफी खां ने लिखा मुंतकाफ उल तवारीख। इनके सरकारी इतिहासकार भी थे औरंगजेब के, मिर्जा मोहम्मद केजीम सिराजी। तो यानी सरकारी इतिहासकार हों या निजी इतिहासकार हों या कोई अन्य इतिहासकार हों, उन्होंने सभी ने लिखा। ऐसे ही हमें मराठाओं का इतिहास पता चलता है, क्योंकि मुगल काल के समय पे ही मराठाओं का इतिहास काफी प्रचलित हो चला था। ठीक है, राजपूतों का इतिहास पता चलता है जो ग्रांड टफ के माध्यम से, कर्नल अर्काट के माध्यम से। मराठाओं का इतिहास ग्रांड टफ, राजपूतों का इतिहास कर्नल अर्काल्ट। ठीक है, तो ये जो साहित्यिक स्रोत हैं, हालांकि दे तो सब बुक में रखे हैं। अब समय बचाना हो तो मैं ना लिखवाऊं जो मैंने समझाए हैं आपको बोल के, और समय नहीं बचाना है तो मैं लिखवा देता हूं। बताओ, आप लोग बताओ ना। 1.5 घंटे में पूरा मुगल काल खत्म करना है। अच्छा, इतने लंबे समय तक बैठे रहते हो यहाँ? मुख्य मुख्य बातें लिखवा देता हूँ, चलो लिखो। बाबर के समय, तो जो के बाबरी कैसे लिखा है? तुर्की भाषा में। अब देखो, इसमें बाबर ने बताया था कि भारत के अंदर स्थापत्य निम्न कोटि का है, स्थापत्य कला विकसित नहीं है। हालांकि ग्वालियर का एक फोर्ट था, उसके बारे में कहा कि एक तो वो तो चीज शानदार है, बाकी सब बेकार है। कहता था यहाँ नहरें नहीं है, नहरें। लेकिन आपने पहले देखी थी, गयासुद्दीन तुगलक ने भी नहर वगैरह बनवाई थी, है ना। ये कहता था कि यहाँ पे दो ही राज्य महत्वपूर्ण हैं, शक्तिशाली हैं, एक तो राणा सांगा और दूसरा विजयनगर साम्राज्य का कृष्णदेव राय का शासन। ठीक है, वो हमें कहाँ से जानकारी मिलती है इसकी? तो जो के बाबरी से। ठीक है, ऐसे ही आगे आओ। हुमायूं की जानकारी मिलती है बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम द्वारा लिखा हुमायूं नामा। ठीक है, ऐसे ही अकबर के समय पे आओ। अबुल फजल, जिन्होंने लिखा आइन ए अकबरी। ठीक, मिर्जा मोहम्मद केजीम सिराजी जहांगीर के समय पे थे, लेकिन इंपॉर्टेंट हमारे लिए बन जाता है शाहजहां, जिनके लिए लिखा गया था पादशाहनामा। अब पादशाहनामा को 3 लोगों ने अलग अलग प्रकार से लिखा, जिसमें शाहजहां के प्रारंभिक 20 वर्षों का अलग दे रखा है, अंतिम 10 वर्षों का अलग दे रखा है। ठीक है, पादशाहनामा याद रखो, शाहजहां। औरंगजेब के समय पे हाफी खां, है ना। एक ईश्वरदास नागर थे जिन्होंने फुतहात है आलमगीरी लिखी। लिख लिया?
लिख लिया ना? कुछ यात्रियों का भी विवरण है, जल्दी जल्दी से एक माइंड मैप बना लो। मुगल काल में यात्री जो आना शुरू किए वो अकबर के समय पे। उसके बाद अकबर के बाद का शासक जहांगीर। जहांगीर के बाद का शासक शाहजहां। ठीक है। अकबर के समय पे आता है यूरोपीय यात्री रॉल्फ फिच। अब वही अकबर के वही सारी चीजें देखता है, जैसे फतेहपुर सीकरी देखता है, आगरा देखता है, कहता है कि यहाँ के जो भवन है ना वो लंदन से भी बड़े हैं। ये तारीफ करता है यहाँ के भवनों की आके। लंदन इंग्लैंड से भी बड़े बड़े भवन बनते हैं भारत में, देख लिया होगा फतेहपुर सीकरी। ठीक है। जहांगीर के समय पे आपको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी का कैप्टन हॉकिंस आते हैं। ठीक है। विलियम हॉकिंस बोलते हैं उनको, कैप्टन विलियम हॉकिंस। हॉकिंस का कुकर भी तो आता है एक, विलियम हॉकिंस। जहांगीर ने इनको इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। वो क्यों दी थी? क्योंकि ये तुर्की एवं फारसी भाषा अच्छे से जानते थे और जहांगीर साहब से आके फारसी भाषा में इन्होंने वार्तालाप किया तो जहांगीर साहब इंप्रेस हो गए और इन्हें आगे सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी को खोलने की अनुमति दे दी। ठीक है। हाँ 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 हाँ। ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन अकबर के समय पे इंग्लैंड में हो रहा है 1599 में, लेकिन भारत जहांगीर के समय पे आ रही है ईस्ट इंडिया कंपनी। हम मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे तब देखेंगे ये सारी चीजें, अभी इतना समझो। ठीक है। एडवर्ड टेरी करके एक यात्री आए थे, वो भी जहांगीर के समय पे आए थे। शाहजहां के समय पे देखो, शाहजहां के समय पे 4 यात्री आए यूरोप के। कितने? 4। 1 2 3 और, ठीक है। एक तो था पीटर मुंडी। कौन सी मुंडी? पीटर मुंडी। और अगला था ट्रेवेनियर। ठीक है। अगला है मनुची और चौथा है वर्नियर। अब ये चारों लोग भी यूरोप में अलग अलग देश से थे, जिनमें से 2 इटली के से थे और 2 फ्रांस के थे। तो इटली का कौन था? इटली का था पीटर मुंडी और मनुची। वर्नियर कहाँ का था? फ्रांस का डॉक्टर था। और ये भी ट्रेवेनियर फ्रांस का हीरो का व्यापारी था। इसने बताया था कोहिनूर हीरा के बारे में। यहाँ पे भारत में कोहिनूर हीरा है शाहजहां के समय पे। ठीक है। पीटर मुंडी इटली में आए थे, इन्होंने उसके समय पे अकाल पड़ा था तो अकाल के बारे में भी बताया। ट्रेवेनियर फ्रांस का था, हीरो का व्यापारी था, कई बार भारत आ चुका था शाहजहां के समय, हीरो का व्यापार करने आता था। ठीक है। उसके बाद मनुची इटली, इसने दारा सिको का सामूगढ़ का युद्ध हुआ था ना, उस समय पे इसने तोप खाने का नेतृत्व किया था मनुची ने। वर्नियर साहब के बारे में सुनो, ये फ्रांस के डॉक्टर साहब थे, यहाँ आए और इन्होंने एक बात बोली यहाँ के समाज को देख के कि हमारे शासकों के जो पुत्रियां होती हैं उनके लिए यहाँ योग्य वर नहीं होते। तो सोचो समाज के लोगों की क्या हालत थी उस समय, मानसिकता क्या थी। डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं? शहजादी के लिए योग्य वर नहीं मिलते यहाँ पे भारत में, योग्य वर, अच्छे लड़के नहीं मिलते शादी के लिए। अब देखो कहाँ मिलेंगे।
ठीक है, देखो पूरे मुगल काल को पढ़ने के लिए हमें क्या चीज ध्यान में रखनी है, वो चीज आप लोग मन में बना के रखो। एक तरफ मैं लिख देता हूं 3 शासक के नाम, देखो ऐसे कर लो, बना लो। एक तरफ बाबर, ठीक है, हुमायूं और अकबर, ठीक है। और दूसरी तरफ बना लो जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, ठीक है। डेट अभी नहीं बता रहा, कंफ्यूज नहीं करो इसलिए, क्योंकि वो 1526 से 1530, फिर ये 1530 से 40 तक, फिर रुका बीच में, फिर 56 में पुनः गद्दी पे हुमायूं फिर बैठा, फिर 1556 में अकबर बैठा कलानौर में राजगद्दी पर, फिर 1605 तक बैठा, 1605 में जहांगीर बैठा, 28 तक 27 तक चला, उसके बाद वो 58 तक चला, फिर औरंगजेब 58 से लेकर 1707 तक बैठा, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। अभी मैं डेट नहीं लिखवा रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं करना है, बर्डन नहीं लेना है, ठीक है। अब कहानियां सुनते जाओ, एक एक करके हम उठाएंगे, बाबर को उठाएंगे, हुमायूं को उठाएंगे, अकबर को उठाएंगे, ठीक है, और जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, इन तीनों को उठा लेंगे, ठीक है। इन तीनों, इन छहों को उठाने के क्रम में हम एक चीज पढ़ेंगे, ध्यान में रखेंगे, क्या, इनकी कुछ नीतियां। हम उन्हीं नीतियों के माध्यम से, उन्हीं नीतियों के माध्यम से इन शासकों को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि कुछ नीतियां हम रखेंगे अपनी तरफ से, उनकी धार्मिक नीतियां। कैसी नीतियां? धार्मिक नीतियां, जैसे धर्म के प्रति क्या करते हैं ये लोग, किसकी धार्मिक नीति उदारवादी है, किसकी धार्मिक नीति कठोर है, कौन इस्लाम को ज्यादा वरीयता देगा, कौन पंथ निरपेक्षता को वरीयता देगा। समझते हो ना, पंथ निरपेक्षता, धर्म निरपेक्षता, धर्म से न्यूट्रल रहने वाला, कौन धर्म के प्रति सहिष्णु होगा, कौन सर्वधर्म संभाव का पालन करेगा, ठीक है। तो ये नीतियों के माध्यम से इन सभी शासकों को समझेंगे, ठीक है। धार्मिक नीतियां प्लस मान लो इनको सामाजिक नीतियां, ठीक, क्योंकि धर्म से समाज चलता है, समाज में धर्म एक महत्वपूर्ण पहलू होता है, ठीक है। हम सब लोग किसी ना किसी धर्म से संचालित होते हैं, या तो उस धर्म को हम अपने कार्यों से मान लो, जो हम धारित करते हैं, धारण करते हैं वो, या धर्म हमारा जिसको हम फॉलो करते हैं वो, ठीक है। अन्य अगली नीति होगी, हम इनकी देखेंगे राजपूत नीति, कि कैसे राजपूत नीतियों से, राजपूतों से संबंध मुगल लोग बना रहे हैं, ठीक है। राजपूत नीति का पहली बार निर्माण अकबर के समय पे होगा। अच्छी नीति बनाएगा, राजपूतों का इस्तेमाल करना सीख जाएगा, क्योंकि राजपूत लोग कैसे होते हैं, भावुक होते हैं, उन्हें बस सम्मान दो, प्यार दो, आपके लिए हो जाएंगे, वो आपके वफादार हो जाएंगे, ठीक है। देखेंगे हल्दी घाटी के युद्ध में कैसे वो राजपूत को राजपूत से लड़वाता है ना, मानसिंह को भेज के, ठीक, महाराणा प्रताप से राजपूत को राजपूत से लड़वाता है, खुद युद्ध लड़ने नहीं जाता है, तो वहां से वफादारी का उससे पता लगाते हैं कि राजपूत कितने वफादार हैं, ठीक। औरंगजेब के समय पर राजपूत नीति बिल्कुल बदल जाती है, ये राजपूतों के प्रति कछवाहों से वैवाहिक संबंध बनाता है, उनसे बहुत समरसता की नीति रखता है, लेकिन औरंगजेब उसका विपरीत होता है। उसके भी सामने कोई चुनौतियां थी, इसलिए उसको विपरीत होना पड़ा, क्योंकि आगरा में शिवाजी को औरंगजेब कैद करवा के रखता है। वीर शिवाजी औरंगजेब के समय पे थे, तो वो शिवाजी को कैद करके आगरा में रखता है बंदी बना के, कौन, औरंगजेब। लेकिन उस समय पे जयसिंह होते हैं, वो राजपूत होते हैं, वो वहां पे उसके पहरेदार होते हैं, जिम्मेदारी जिनके ऊपर होती है कि शिवाजी को संभाले के रखना है। लेकिन शिवाजी उन्हीं के सामने भाग जाते हैं, तो उनको उनको औरंगजेब को ये लगता है कि इसी ने भगाए हैं। हाँ, वो शिवाजी को कोई जेल रोक नहीं पाती थी, वो हर जगह से भाग जाते थे, बहुत चंट आदमी थे, ठीक है। तो इस तरीके से हमको समझने हैं। राजपूत नीति के साथ उस समय पे दक्कन दक्कन भारत, यानी दक्षिण का भारत, जो आज दक्कन प्लेटू देखते हो, अब डेक्कन प्लेटू, कर्नाटक महाराष्ट्र का रीजन, ठीक है, और आगे तमिलनाडु तक का रीजन, केरल में भी फैला हुआ है दक्कन प्लेटू। तो वहां पे हम 4 राज्यों की चीजें देखेंगे, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और खानदेश। खानदेश खानदेश गुजरात के पास है, महाराष्ट्र गुजरात के पास, खानदेश,
हाँ 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 हाँ, विजयनगर वाले, विजयनगर। हाँ वही है, अहमदपुर, बीजापुर, गोलकुंडा, हाँ बीदर। ठीक है। तो वो दक्कन है पूरा, वो दक्कन प्लेटू में वो राज्य है। तो इन मुगलों की दिल्ली में बैठे हैं, दिल्ली, शाहजहां, हालांकि राजधानी आगरा भी रहती है पहले, अकबर। ठीक है। तो क्या होगा, दक्कन में इनकी कुछ नीतियां, कैसे दक्कन को अपने कंट्रोल में लेते हैं। औरंगजेब के समय पे दक्कन को पूरा इन्होंने अपने में मिला लिया था। सर्वाधिक विस्तार हुआ था औरंगजेब के समय पे। औरंगजेब, क्योंकि औरंगजेब की नीतियां बहुत कठोर थी। इसको हम जिंदा पीर भी कहते हैं। औरंगजेब को क्यों कहते हैं जिंदा पीर? औरंगजेब को जिंदा पीर इसलिए कहते हैं, पीर हम समझते हो ना, जो रूल बना दे सीधे सीधे। सो गुरु हो गुरु, क्या, पीर बाबा ना। वैसे ही पीर का मतलब होता है जो सर्वोच्च होता है, जो संप्रभु होता है, जो नियम बना सके, जिसकी बात हमें माननी ही पड़े। जैसे कि देवता, ईश्वर, ये लोग है ना, ये पीर हैं। ठीक है, जो पीर हरते हैं, पीर। हमने सूफी आंदोलन देखा था, वहां देखा था पीर मुरीद प्रथा। जनता कौन होती है? मुरीद। सेवक कौन होता है? मुरीद, है ना, याचना करने वाला मुरीद। ठीक है। तो ऐसे करके हम इनको समझेंगे। चलो एक एक करके उठा लेते हैं। अच्छा, हुमायूं के समय पे एक चीज और ध्यान रखो, इनको एक व्यक्ति ने परेशान किया था, शेरशाह सूरी। क्यों किया था? हुमायूं के समय पे शेरशाह सूरी आते हैं। शेरशाह सूरी वो अफगान होते हैं। एक तो हम अफगान वहां देख चुके हैं, सूर्यवंश की नींव डाल देता है, 40 से 56 तक रहता है दिल्ली में मुगल काल में। शेरशाह सूरी दूसरा अफगानी होता है। पहला अफगानी कौन देखा था आपने? याद करो कुछ, याद करो, वो अपना पवन सुत, वो बालपन, याद करो। पहले अफगान राज्य की नींव भारत में किसने डाली? मध्यकालीन भारतीय इतिहास मैंने पढ़ा दिया, मीर कासिम। हाँ साहब। आप लोग मुझे लगता है जाके बंद कर देते हैं इन सब चीजों को। मैं, पता है आप लोगों को, पिछले 10 क्लासों में इतना पढ़ा चुका हूँ। एंशियंट और मिडिवल खत्म करने में, समझने में, पढ़ने में 2 महीने जाते हैं। किसी भी बड़ी कोचिंग पे चले जाओ आप, और मैं सब पढ़ा चुका हूँ आपको। वो शायद ही कोई फैक्ट छोड़ा होगा मैंने, समझाया ना हो, बताया ना हो। प्रथम अफगान राज्य की नींव भारत में किसने डाली? हम कह रहे हैं शेरशाह सूरी, दूसरा अफगानी है। तो पहला अफगानी कौन था? जैसे हमने बोला था, प्राचीन भारतीय इतिहास में ऐतिहासिक काल पढ़ते समय पे महाजनपदों का जब उदय हो रहा था, तो हमने ये कहा था कि यह द्वितीय नगरीकरण है। तो पहला नगरीकरण कब हुआ? हड़प्पा। ऐसे ही हम ये बोल रहे हैं कि यह दूसरा अफगानी है। तो पहला अफगानी कौन था? कुछ याद करो, अच्छे से समझाया था। हिंट दूं? आप पूरे सब क्लास में बैठे लोग हो, नोट्स को भी खोज रहे हो, फिर भी समझ नहीं पा रहे हो। इसका मतलब क्या है? मेरी पढ़ाने में कोई कमी है, हैं? हाँ सर, मेरे पढ़ाने में कोई कमी है फिर? ना है? जब मेरे पढ़ाने में कमी मना कर रहे हो कि पढ़ाने में कमी नहीं है, तो फिर क्यों नहीं आ रही है? ना बेटा। हाँ सर। नहीं, मैं काफी आप लोगों को समझा चुका था। लोधी वंश मैंने पढ़ाया था और कहा था बहलोल लोधी जब बैठा था गद्दी पे, तो वो पहला अफगानी था। और उसने अफगानिस्तान के लोगों को बोला था कि आप लोग यहाँ आओ और गरीबी से दूर हो जाओ। और अफगानी लोग क्या करे, उसके भाईचारे को देख के टिड्डे की भांति कूद कूद के आने लगे। आप नहीं थी शायद पहली क्लास, उस क्लास में, इसलिए आप कंफ्यूज कर रही हो। आप क्लास में नहीं थी ना। बहलोल लोधी पढ़ाया था मैंने, लोधी वंश में। हाँ, आप नहीं थी। बोला था मैंने यहाँ से क्लास ले लेना रिकॉर्डेड, फोन में डलवा लेना। मैं डाल दूंगा आज, चाहिए तो मैं डाल दूंगा, ठीक है।
या टेली पे भेज दूंगा, ठीक है, टेली पे भेज दूंगा, वो ज़्यादा सही है। तो सर बहलोल लोदी पहला अफगानी शासक था। अब सब लोग नंबर ले लेना मेरा, जिससे कि कोई पर्सनल इंटरेक्शन करना हो तो मैसेज डाल दिया व्हाट्सएप पे, है ना। बाबर, आपको ये कहानी पता है इससे पहले कौन सा वंश था भारत में, मुख्य केंद्र में धारा में कौन सा वंश था? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप लोगों ने पूरी क्लास करी ही नहीं सही से, बताओ सर। हाँ, बाबर से पहले ही बताओ, मुगल काल तो बाबर का ही है ना। इसका मतलब ये है कि आप लोग जब भी हिस्ट्री हिस्ट्री पढ़ते हो तो ऐसे ऐसे ही निकल जाते हो बिना क्रोनोलॉजी के। हाँ जी। हम्म। हाँ, तो कौन सा वंश हुआ? हाँ, बताने में क्या दिक्कत आ रही है? इससे पहले लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी बैठा था। ये भाईचारा नहीं दिखाता था, निरंकुश था, तो दौलत खान लोदी ने बुलाया इसको हटवाने के लिए। क्या कर रहे हो? यस, जीत गए हम। इसी के समय बाबर आता है और 1526 में पानीपत का युद्ध होता है, और प्रथम पानीपत का युद्ध, ठीक है, पानीपत की लड़ाई। और क्या होता है, इब्राहिम लोदी को हटा देता है और बाबर, हालांकि और भी कारण थे कि ये तैमूर बुलाया गया था, आया था, क्योंकि एक तो ये गुजरात पे नियंत्रण करना चाहता था। बेटा कहाँ से आ गई मोहम्मद गौरी, कहाँ से आ गया, बीच में पूरा दिल्ली निकल गया। दौलत खान लोधी, पंजाब के गवर्नर। आपने वो क्लास नहीं की इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है, एक क्लास छूटेगी बीच में तो सब धुंधला हो जाएगा। आप लोगों को समझ में आ रहा है जिनकी क्लास नहीं छूटी है, ठीक है। इसके बाद इन्होंने एक बोला था तुझके बाबरी में, बाबर ने, कि राणा सांगा का यहाँ पे अच्छा शासन चल रहा है, मैं उससे काफी प्रभावित हूँ। उससे भी युद्ध किया 27 में, खानवा का युद्ध। ठीक है, पानीपत के नीचे लिख लो इब्राहिम, कंफ्यूजन ना हो कि कौन सा किसके बीच में हो रहा है। और इसके पीछे क्या लिखोगे, राणा सांगा या कुंभा? सांगा, ठीक है। 28 में चंदेरी का युद्ध भी होता है, जो मेदिनी राय से लड़ता है। हम्म, मेदिनी राय। एक और होता है ना इनके साथ में, इनका भी होता है एक मेदिनी राय के साथ। एक घाघरा का युद्ध भी लड़ता है ये 29 में। 29, हाँ 29 में एक और युद्ध था, घाघरा का युद्ध, अफगानिस्तान से लड़ता है, अफगानियों से, है ना। फिर ये कह के जाता है हुमायूं से कि बेटा मैं तुम्हें जो संपत्ति दे के जा रहा हूँ, राज्य दे के जा रहा हूँ, उसका बंटवारा मत करना, भाईचारे से रहना। लेकिन हुमायूं भाई साहब क्या करते हैं, अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा हिंदाल को दे देते हैं, ठीक है, जिससे राज्य कमजोर पड़ जाता है। और हुमायूं के समय पे ही जो बाबर की सेवा में रहने वाला शेरशाह सूरी, दूसरा अफगानी, बिहार के सासाराम में इसका मकबरा बना हुआ है, तो वो हुमायूं को पराजित करता है, ठीक है। अकबर का
अकबर कहाँ से आ गया अभी? बाबर, बाबर की सेना में रहता है वो, सेवा करता है उनकी, बाबर की। ठीक है। शेरशाह, हाँ, कहते हैं, उसकी कहानी प्रचलित है। ठीक है। 1530 से 40 तक ये बैठेगा हुमायूं। आप लोग नोट्स नहीं बना रहे हो? तो बाबर की सेवा में रहने वाला शेरशाह सूरी, सासाराम, बिहार से संबंधित, ठीक है, हुमायूं को परेशान करेगा और गद्दी पे बैठ जाएगा 40 में हरा के। ठीक है। अब हुमायूं के बारे में कुछ पढ़ो। हुमायूं सातों दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था बेचारा, ज्योतिष विद्या में ज्यादा विश्वास रखता था। अलग अलग कपड़े सातों दिन। राज्यों का विभाजन कर दिया था हुमायूं ने। ठीक है। इसने चौसा का युद्ध और कन्नौज की लड़ाई लड़ी। चौसा का युद्ध कब हुआ? बाबर के तो लिख लिया ना युद्ध, इसके भी लिख लो, बस युद्ध युद्ध लिखो, आप कुछ मत करो। चौसा और यहाँ कन्नौज, दोनों में कौन परेशान कर रहा है? बस दिमाग, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। हाँ हाँ, ईरान में शरण लेता है भाग के। ठीक है। 55 में वो फिर पुनः आते हैं हुमायूं भाई साहब, फिर गद्दी पे बैठते हैं, और 56 में वो पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर के मर जाते हैं। फिर अकबर को ये बात पता चलती है, हालांकि बच्चा था, छोटा था। अकबर को गद्दी पे बैठा देते हैं कलानौर में। चौसा में हराया शेरशाह ने, अच्छे से नहीं हारा, फिर अगले साल फिर हरा दिया। दोनों में हराया शेरशाह ने। क्लियर? बाबर हुमायूं की यही कहानी है। शेरशाह को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, यहीं से पढ़ लें इसको, शेरशाह को, शेरशाह सूरी को इसी के समय पे पढ़ लो। लगभग 15 साल बैठा शेरशाह सूरी भारत में, 15 साल तक शासन किया। इसने बहुत परिवर्तन किया मुगल काल में। हालांकि मुगल वंशज नहीं है ना, दूसरा अफगानी है, लेकिन शेरशाह सूरी के कुछ कार्य ऐसे हैं जो आज भी हम जानते हैं, जैसे कि भूमि की माप करवाना, एक जरीब नामक रस्सी से माप करवाना, है ना, बीघा को इकाई बनाना। हाँ, जीटी रोड का निर्माता, ग्रैंड ट्रक रोड। जगह जगह सराय एवं डाक चौकियों का निर्माण करवाना, जो आज भी कहते हैं कि एक शरीर में जैसे रक्त का प्रवाह करने के लिए धमनियां काम करती हैं, वैसे ही इसके समय पे वो डाक और चौकियां धमनियों का काम करती थी। ठीक है। धमनियां समझते हो, जिसमें शुद्ध रक्त बहता है। नस, नस के नीचे वाला एक और नस जो छुपी होती है, नस, धमनी। ठीक है। ऐसे ही शेरशाह सूरी के बारे में बताया जाता है कि इसने रुपया नामक सिक्का चलाया। ठीक है। रुपया, रुपया, रुपया। ठीक है। शेरशाह सूरी के समय पे प्रशासन इतना मजबूत था, पुलिस वाले इतने मजबूत थे कि चोरी नहीं हो सकती थी। कहते थे उस समय पे कि कोई भी वृद्धा सोने से भरी हुई टोकरी अगर सर पे लेके जा रही है ना, तो उसको कोई लूट नहीं सकता था। हाँ, बहुत करो शासक हो। ठीक है। शेरशाह सूरी की बात कर रहा हूं मैं। हालांकि इसके बारे में कुछ गलत चीजें भी हैं, क्योंकि इन्होंने मालदेव के समय पे, मारवाड़ क्षेत्र है राजस्थान का, एक तो मारवाड़ है, एक मेवाड़ है। मारवाड़ पहले ही पड़ जाता है। तो मारवाड़ में मालदेव शासक थे, तो मालदेव को इन्होंने छल से जीता था, नकली पत्र फेंक दिया था। हाँ, तो कहते हैं इसकी स्मृति या इसकी प्रतिष्ठा पे वो धब्बा है, मालदेव की नकली विजय, मारवाड़ विजय। ठीक है। कौन? शेरशाह सूरी। क्लियर? शेरशाह सूरी ने कर को इकट्ठा करने के लिए
दो प्रकार के कर लगाए, जरीमाना कर और मुंह सिलाना कर, 2.5% जरीमाना कर और 5% मुंह सिलाना कर। ठीक है, इसका सिद्धांत ये था कि आप कर लगाने में, जैसे मैं मान लो मैं किसी व्यक्ति पे कर लगाऊं, इतना कर है, उसको कम रखो, यानी कर लगाने में तो नरमी बरतो। क्या बरतो? कर लगाने में नरमी बरतो, कम लगा दो, लेकिन उसको वसूलने में सख्ती बरतो। ठीक है, वसूलने में क्या बरतो? आप लोग क्लास को सुनते हो ना मेरे मुंह से, उसको लिखते भी जाया करो, और कुछ चीजें छूट जाए तो रिकॉर्डिंग क्लास ले लेना। मुंह से मैं जो बोल रहा हूँ उसमें कुछ चीजें काम की मिल रही हैं, हालांकि सब कुछ काम का ही बोल रहा हूँ, क्लास में बरगला नहीं रहा आपको, तो लिख लेना है ना, क्योंकि हर चीज़ बोर्ड पे नहीं लिखूंगा मैं। अब टाइम ही आप लोगों ने मुझे कम दिया है कि आज ही मुगल काल खत्म कर दो सर। ठीक, अब टाइम आप मुझे ज़्यादा दोगे तो मैं आपको हर चीज़ लिखवाऊंगा अभी, एक एक शब्द को अक्षर से समझाऊंगा अभी। ठीक है, लेकिन समय के अभाव को देखते हुए हम जल्दी इसे पूरा माइंड में बना के निकल लेंगे, जिससे कि ये लगे कि हाँ पढ़ा भी है और समझा भी है, कुछ भी अनावश्यक चीज़ें नहीं की हैं। ठीक है, बाबर हो गया, हुमायूं हो गया, हुमायूं के समय पे शेरशाह सूरी समझ लिया। समझो, हम लोग क्या कर रहे हैं? मुगल काल। मुगल काल की जानकारी देखी थी, जानकारी के स्रोत क्या है? जानकारी के स्रोत में हमने कुछ साहित्य देखे और कुछ यात्रियों के विवरण समझे। उसके बाद हमको इसको पढ़ने के क्रम में हमने शासक पढ़े या उनकी नीतियां पढ़े। शासक और हमें क्या करने हैं? उनकी नीतियां पढ़नी है। तो शासकों को हमने बांट लिया कितने भागों में? 2 भागों में, 3 इधर और 3 इधर। 3 इधर कौन कौन से हैं? और हुमायूं और अकबर। ठीक है, बाबर पढ़ लिया, इसके आने वाले युद्ध देख लिए, पानीपत की लड़ाई देख ली, खानवा का युद्ध देख लिया, ठीक है, घाघरा का युद्ध देख लिया। हुमायूं, हुमायूं की चीजें देख ली, हुमायूं ने राज्य का बंटवारा भी कर दिया, 7 दिन अलग अलग रंग के कपड़े पकड़ पहन रहा है। लेकिन शेरशाह के संबंध इसके हमने देखे कि शेरशाह सूरी ने इसको कैसे परेशान किया, चौसा के युद्ध में और कन्नौज के युद्ध में, कन्नौज या बिलग्राम की लड़ाई। क्लियर? हुमायूं हो गया, और फिर हमने शेरशाह सूरी भी पढ़ लिया। अब हम कहाँ जाएंगे? अकबर पे। अकबर को पढ़ने के क्रम में हम देख रहे थे कि नीतियां पढ़नी है हमें, जैसे कि अकबर को समझने के लिए हम इसकी धार्मिक नीति समझेंगे, इसकी सामाजिक नीति समझेंगे, इसकी कुछ राजनीतिक नीति समझेंगे। ठीक है, और दक्कन नीति देखेंगे। अकबर के समय से ही दक्कन नीतियां बनना शुरू होती हैं। ये दक्कन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है अकबर, जैसे गुजरात इधर कंट्रोल कर लेता है राजपूतों के माध्यम से, राजस्थान गुजरात, ऐसे दक्कन में भी प्रसार करता है। तो इसी के समय पे दक्कन का प्रवेश द्वार खानदेश 1601 में बनेगा, 1601। ठीक है, तो करें शुरू अकबर को, भाई साहब को। महान शासक रहे हैं मुगल काल के अकबर जी, क्योंकि साहित्य कुछ भी कह लो उस समय पर इनका ये है कि जो भी शासक रहा है उन्होंने काम किए, महान तो हो ही जाते हैं। सही बात है। कहते हैं अकबर की हाइट 5 फीट थी मात्र, ऐसा कहते हैं। अब देखे हैं जिन लोगों ने, उन्होंने बताया ज्यादा लंबे चौड़े नहीं थे अकबर भाई साहब, 5 फीट के लगभग थी हाइट, बहुत कम, मतलब ठीक है। अकबर, अकबर, इसकी धार्मिक नीतियां समझो या इसकी अन्य नीतियां समझो। जैसे कि मान के चलो इसने, ये तो पता है आपको, 56 में बैठा, 1605 तक रहा। डेट में आपको बाद में भी लिखवा दूंगा, नहीं तो किताब में मिल ही जाएंगी, लेकिन कहानी समझो आप। ठीक है, 56 में बैठा, 1605 तक रहा, याद नहीं करना है, जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी ध्यान दो, 56 से 5 के बीच, 1605 तक इन्होंने क्या क्या नीतियां चलाई। जैसे 1562 में पहले युद्ध होते थे, तो युद्ध में जो पकड़े जाते थे उनको बंदी बना लेते थे। इन्होंने क्या कहा अकबर भाई साहब ने कि युद्ध में अगर कोई पकड़ा जाएगा तो हम उसको बंदी नहीं बनाएंगे। तो इसने एक ऐसी नीति लागू की कि युद्ध बंदी नहीं बनाए जाएंगे। ठीक है,
पहले यात्रा वगैरह करोगे आप तो उस पर कर लगता था, इसने यात्रा कर भी समाप्त कर दिया। ठीक। 1564 में जजिया कर भी समाप्त कर दिया। ठीक। 1575 में एक धार्मिक नीति के तहत बदलाव लाना चाहता है। इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि स्मिथ ने कहा अकबर पोप बनना चाहता है। पोप का मतलब समझते हो? पोप एक ईश्वर बनना चाहता है। बताऊंगा, समझाऊंगा। अकबर क्या बनना चाहता है? पोप। हाँ, DAI तो 82 में शुरू करता है। ठीक है, उससे पहले ये धार्मिक सभाओं का आयोजन करता है ना, अपने यहाँ बुलाता है लोगों को। तो अबुल फजल ने ये भी बोला कि ईश्वर और संप्रभुता का प्रतीक है अकबर, है ना, न्याय एवं संप्रभुता का प्रतीक है ईश्वर, ईश्वर अल्लाह की परछाई है। तो उस तरीके के ये कार्य करता है जिससे कि ये धार्मिक रूप से मजबूती प्राप्त कर सके अपने शासन को चलाने के लिए। ठीक है। 1575 में खोलता है ये इबादत खाना। इबादत समझते हो? फरियाद लेके आओ, बैठे हैं साहब, फरियाद ही आ रहा है, हाँ बताओ क्या प्रॉब्लम है। हालांकि कहते हैं कि केवल सियाओं को आज बुलाता था ये, लेकिन ठीक है छोड़ो, किसको बुला रहा है किसको नहीं बुला रहा है, लेकिन फरियादियों को बुला रहा है। इबादत खाना खोल दिया। ये धार्मिक रूप से बहुत सहिष्णु था, सर्वधर्म संभाव, यानी हर धर्म के व्यक्ति का क्या करता था ये? सम्मान। ठीक है। यही इबादत खाना 1578 में सभी के लिए खोल देता है, जिसमें कुछ इसके इबादत खाना में, इसके दरबार में संत होते हैं, हिंदू संत होते हैं, पुरुषोत्तम देवी, ठीक है, सिख संत होते हैं, रामदास जी, जिनको 500 बीघा जमीन देता है ये, अमृतसर नगर बसता है उस पर आगे चल के, रामदास जी। ठीक है। ऐसे ही ईसाई संत होते हैं, ठीक है, मोनसेट एवं एम्बीवा। पारसी संत होते हैं इसके दरबार में, मेहर जी राणा एवं दस्तूर जी राणा। ठीक है। तो यानी कि इसका, अकबर का जो धार्मिक नीति का औरा देखोगे आप, वो लगभग इसने अपने दरबार में हर धर्म के लोगों को शरण दे रखी थी, चाहे वो हिंदू हो, चाहे जैन के जिन विजय सूरी हो, जैन धर्म, हिंदू हो, जैन हो, ठीक है, ईसाई हो, पारसी हो, सभी को बुलाता था अपने दरबार में, और सभी प्रकार के संत रखता था ये साथ में। ठीक। तो ये इसकी धार्मिक नीति हम कैसी देख रहे हैं? उदार, सर्वधर्म संभाव। उदाहरण के लिए ले लो, सिख धर्म के रामदास हैं, हिंदू धर्म के देवीदास, पुरुषोत्तम दास। ठीक है, लिख लो। पुरुषोत्तम और देवीदास। ईसाई धर्म के एंसेंट एम्बीवा, मेहर जी राणा, दस्तूर जी राणा, जैनों के जिन विजय। तो इसकी इबादत खाना के माध्यम से धार्मिक नीति कैसी है? उदार, सर्वधर्म संभाव, पंथ निरपेक्ष। आपके में शब्द दे रखा होगा पंथ निरपेक्ष। इसको मतलब नहीं था कि जो आज हम भारतीय पंथ निरपेक्षता देखते हैं वो यही है कि हम सभी धर्मों का क्या करते हैं? समान संरक्षण। ठीक। पुरुषोत्तम दास, देवीदास, आगे चल के अकबर साहब
1582 में बनाएंगे दीन ए इलाही। एक तरीके से दीन ए इलाही को इन्होंने नैतिक आचार संहिता माना था, मोरल एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट बोल दो उसको, ठीक है, दीन ए इलाही। अब हम धार्मिक नीति से इसका अंदाजा लगा सकते हैं। इसके अंदर ये इन्होंने बोला था कि 4 तत्व है मेरे पास, धन धर्म यश और सम्मान। इन चारों तत्वों में से जो भी सम्राट को अर्पित अर्पित करेगा, और जो चारों अगर कर देगा, क्या क्या, धन धर्म यश, चारों अर्पित करेगा, वो उच्च कोटि का व्यक्ति होगा इनके लिए, है ना। दीन ए इलाही में ये भी दे रखा था कि कोई बेमेल विवाह नहीं करेगा। बेमेल विवाह समझते हो, अगर उम्र मिल नहीं रही है तो बेमेल विवाह नहीं करेगा, ठीक है। उस तरीके से कह रहे लोगों को अपनी इच्छा से विवाह करने की आज़ादी है, कर सकते हो लव मैरिज, लेकिन अपने बेटे को करने नहीं दी, चुनवा दिया दीवार में, अनारकली। और नैतिकता, दीन ए इलाही में ही शामिल थे बीरबल साहब। 22 लोग थे इसमें कुल, उसमें से एकमात्र हिंदू दीन ए इलाही में शामिल थे, बीरबल। कौन? बीरबल। हाँ हाँ हाँ, वो इसमें दीन ए इलाही में नहीं थे, वो इनके नवरत्नों में थे। एकमात्र हिंदू दीन ए इलाही में शामिल बीरबल। क्या हुआ? रामतनु पांडे, पांडे साहब थे, क्या कह रहे, तभी तो याद है मुझे। लिख लिया साहब। जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। अकबर तक हो गए हम, तीनों को उठा लो एक साथ। देखो जहांगीर के कुछ कार्य, जहांगीर साहब के कुछ कार्य तो अच्छे भी हैं धार्मिक नीति के मामले में, और कुछ कार्य कट्टर हैं, बहुत बुरे। अब उनकी राजनीतिक चीजें रही होंगी, उन्होंने उस समय पे जो निर्णय लिया अच्छा ही लिया होगा। तो जहांगीर के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने रक्षाबंधन त्योहार मनाने की अनुमति दी, ठीक है। न्याय की जंजीर, हाँ वो राजनीतिक नीतियां हैं, ठीक है, जंजीर करके कुछ था। मथुरा एवं गोकुल में इन्होंने मंदिर निर्माण की अनुमति दी थी, ठीक है, मंदिरों के मामले में। तो किसी जगह पे ये सिखों को भी बोल रहे हैं आप भी बनाओ अपने गुरुद्वारा मस्जिद जो भी बनानी है, मंदिर हिंदू से कह दिया मंदिर बनाओ, तो मथुरा में मंदिर भी बन रहे हैं जहांगीर के समय पे। लेकिन पुष्कर हो एक जगह, पुष्कर का मंदिर, वराह मंदिर, पुष्कर मंदिर, इनको तोड़ भी रहे हैं, ठीक है। तो यानी एक जगह बनवाने की अनुमति भी दे रहे हैं, एक जगह तोड़ भी रहे हैं। अब हो सकता है उनका ये मानना था कि इस जगह पे ये विरोधियों को, मेरे विरोधियों को शरण देने का केंद्र स्थल बन चुके हैं मंदिर, तो वो उस जगह को तोड़ भी रहे थे। लेकिन कुछ जगह अच्छी चल रही हैं चीज़ें तो वहाँ मंदिर बनवा भी रहे थे, ठीक है। रक्षाबंधन के मनाने की अनुमति भी दे रहे हैं। ऐसा नहीं है हिंदुओं के खिलाफ रहते थे जहांगीर साहब,
इनके इनके समय पे एक हिंदू थे श्रीकांत, उनको इन्होंने जज भी बनाया था। और तोड़ा भी। बनाने में क्या लिखोगे? मथुरा गोकुल। तोड़ने में क्या लिखोगे? पुष्कर वराह। ठीक है। रक्षाबंधन त्योहार मनाने की अनुमति भी दे रहे हैं। मनाओ भाई साहब, खूब अच्छे से राखियां बांधो एक दूसरे के। जुआ, शराब, इन सबको रोक भी रहे हैं। जुआ मत खेलो, शराब मत पियो, रोक भी रहे हैं जहांगीर। ठीक है। जहांगीर ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जुआ के साथ साथ तंबाकू पे भी निषेध लगाया था। बुरी चीज है। हैं? क्या हुआ? तंबाकू पे भी निषेध लगाया था जहांगीर साहब ने। हम्म। तंबाकू पे क्यों लगाया था? सुना ही नहीं दिया मुझे। तंबाकू पे निषेध का मतलब होता है प्रतिबंध लगाना, उसको खत्म कर देना, रोक देना। उसको कोई यूज नहीं करेगा, तंबाकू को कोई खाएगा नहीं। अब पूछो क्यों लगाया था? करते होंगे, पर पर्सनल मामला है वो अलग, राज का मामला अलग होता है। कुछ भी कर सकता है। तो कहते हैं, मैं अपनी तरफ से मानता हूं ये चीज, कि तंबाकू पे निषेध उन्होंने इसलिए लगाया होगा क्योंकि जहांगीर साहब को चित्रकला का बहुत शौक था। और जहांगीर के समय पे ही पोथी एवं एल्बम चित्रकला का विकास हो रहा था। कहते हैं जहांगीर के समय पे चित्रकला मुगल काल का स्वर्ण काल था चित्रकला का। तो आपको तो पता ही है कि जहाँ कहीं चित्र बन गया, तंबाकू वाले क्या करते हैं? पीक मार देते हैं, थूक देते हैं। तो इसलिए उन्होंने लगाया होगा प्रतिबंध कि मेरे चित्र जो मैं बनाऊंगा उन पे कोई, समझ गए? एक हिंदू श्रीकांत को न्यायाधीश भी बनाया। ठीक है साहब। इनके कुछ और कट्टर कार्य थे, जैसे जहांगीर साहब को मृत्यु दंड दे दिया। किसको? जहांगीर ने किसको मृत्यु दंड दे दिया? अर्जुन देव को, सिख गुरु। सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड दे दिया क्योंकि वो खुसरो को संरक्षण दे रहे थे। राजनीतिक विरोधी इनके जो थे उनको संरक्षण दे रहे थे। आपको मैंने सूफी संतों में, सूफी आंदोलनों में एक सिलसिला बताया होगा, नक्शबंदी सिलसिला, जो संगीत का निषिद्ध करता था। उसी के एक संत थे शेख अहमद सर हिंदी। कौन थे? शेख अहमद सर हिंदी। उन्होंने गलती से अकबर की आलोचना, गलती से कहो जानबूझ के कहो, उन्होंने अकबर भाई साहब की आलोचना कर दी। क्योंकि अकबर कैसा था? सही सुड़ू। उसके कार्यों की क्या कर दी? शेख शेख नक्शबंदी सिलसिला के संत कैसे होंगे? रिजिड, बिल्कुल टोलरेंट नहीं, क्योंकि संगीत को ही नहीं मानते। तो उन्होंने अकबर साहब की आलोचना कर दी। अरे यार फालतू में, ये तो हिंदुओं से और जैनों से और लोगों से उठता बैठता है, मिलता जुलता। तो शेख अहमद सर हिंदी को जहांगीर ने क्या किया? दंडित। तुमने हमारे अब्बा जान की ऐसे कैसे तौहीन करी? ठीक है। तो कुछ कट्टर कार्य और लिखो इनके। सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड दिया। ठीक है। शेख अहमद सर हिंदी, शेख में सीटी वाला आता है ना।
दंड दिया। शेख अहमद सर हिंदी को दंड दिया। क्यों दिया कोष्टक में लिख लेना। इनके अब्बा जान की आलोचना कर दी थी। ठीक है। अब्बा कौन है इनके। हाँ। लिख लिया जहांगीर साहब। जी। शाहजहां कर लो। शाहजहां। इन्होंने सिजदा और पाबोस जो बलबन्ने शुरू की थी खत्म कर दी। किसने। ठीक है। हज यात्रा वालों को ये सहायता भी देता था, हज यात्रा करने जाने वालों को। ठीक है। सहायता राशि भेजता था। मंदिरों में इसने समय सूचक घंटा लगवाए थे। ठीक है। मंदिरों में क्या, तो मंदिरों के लिए भी काम कर रहा है ना। जो घंटा बजेगा ना मंदिरों में, उससे पता चलेगा अच्छा इतना टाइम हो गया। तभी से घंटा बजने लगे हैं मंदिरों में, पहले घंटे नहीं बजते थे। घंटा। टन टन टन। शाहजहां ने आना सिक्का चलाया, आना। विदाउट लाइनिंग वाली कॉपी रखा करो आप लोग पढ़ने के लिए, नोट्स बनाने के लिए। ऐसे में आती है ना विदाउट लाइनिंग की कॉपीज। विदाउट लाइनिंग की रखा करो, लाइनिंग वाली छोटे बच्चों के लिए होती हैं, जो ऊपर नीचे ना कर दें। ठीक है। औरंगजेब पे आ जाओ। औरंगजेब ने सब बंद करवा दिया। तुलादान प्रथा, नौरोज त्योहार, झरोखा दर्शन। ठीक है। जितने भी उल्टे सीधे व्यय के कार्य थे धार्मिक मामले के, वो सब बंद करवा दिए इन्होंने। कौन। वो तो आगे आएंगे, मोहम्मद सारंगीला अलग है वो। इनके औरंगजेब के बाद आते हैं वो सब। उसको हम बोलते हैं लेटर मुगल पीरियड। मुगल काल तो इसी को मुख्य मानते हैं औरंगजेब तक। जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है ना, उसके बाद कोई योग्य शासक नहीं आता। बहादुर शाह, साहेब एक खबर जिसको बोलते हैं लंपट मूर्ख, मोहम्मद शाह रंगीला, नादिर शाह का आक्रमण जिसके समय पे होता है, मयूर सिंहासन भी लूट ले जाते हैं, तो वो सब लेटर मुगल हैं। वो हम लेटर मुगल को, क्रोनोलॉजी को पढ़ते हैं आधुनिक भारतीय इतिहास के प्रारंभ में, जब अंग्रेजी शासन यहाँ पे अपनी जड़ को मजबूत कर रहा था। ठीक है। हम औरंगजेब को पढ़ के यहाँ पे खत्म करते हैं, क्योंकि औरंगजेब के समय पे ही मध्यकालीन भारतीय इतिहास में जो मुगलों का शासन था वो अब पतन की ओर अग्रसर हो जाएगा। औरंगजेब की मृत्यु के बाद आपको पता है कि बंगाल में मुर्शीद कुली खां अलग बंगाल स्वतंत्र की नींव डालता है, स्वतंत्र बंगाल की नींव। ठीक है। वो वहाँ का पहले कौन होता है, दीवान, बाद में सूबेदार बन के जाता है।
हाँ, औरंगजेब को इसी मामले में क्या कहा गया? जिंदा पीर। क्यों? क्योंकि इसने अपने हिसाब से नियम बनाए। इसका इसके भाई से भी संघर्ष होता है, तो ये इस्लाम को वरीयता देता है। इसका जो भाई होता है ना, वो अकबर की तरह होता है, सहिष्णु, सर्वधर्म संभाव वाला, जिसका नाम होता है दारा सिको। औरंगजेब के भाई का नाम क्या था? दारा सिको। हाँ, धर्मत का युद्ध में जो उत्तराधिकार का संघर्ष होता है कि किसको गद्दी पे बैठाओगे, तो दारा सिको जो होता है उसकी छवि होती है अकबर की तरह, कि सभी धर्मों से मिलजुल के रहना। उसको हिंदू धर्म में बहुत रुचि थी। उसने 52 उपनिषदों का तो अनुवाद करवा लिया था फारसी में, स्वयं पुस्तक लिखी, बहुत अच्छा, मतलब हिंदू धर्म का ज्ञाता था, वेदों का, उपनिषदों का, ज्ञान का। कौन? दारा सिको, इसका भाई औरंगजेब का। औरंगजेब कट्टर, वो सहिष्णु। औरंगजेब इस्लाम को बढ़ाने वाला, वो सभी धर्मों को बढ़ाने वाला। धर्मत का युद्ध होता है, तो धर्मत के युद्ध में ये भाई साहब जिंदा पीर भाई साहब जीत जाते हैं। वो अच्छा शासक जो था, जिसको हम द्वितीय अकबर कहने लगे, कि अकबर की परछाई है, बढ़िया शासक है, जिसकी पुस्तक स्वयं मध्य मंडल बहरीन, दो समुद्रों का मिलन जिसको कहते हैं, दो समुद्रों का मिलन, मध्य मंडल बहरीन, पुस्तक लिखने वाला दारा सिको पराजित हो जाता है। हम्म। हाँ, कट्टर था ना ये। और इसको फिर उस समय पे मुस्लिम जगत का भी सपोर्ट मिला। भाई मुस्लिम लोग क्या चाहेंगे? आप बताओ, आज की डेट में आप क्या चाहोगे? आप किसी अपने ही धर्म के व्यक्ति को पीएम बनते देखना चाहोगे? हर कोई चाहता है, ठीक है, ऐसे ही सोच लो। अब कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो सभी धर्मों को बढ़ावा दे, तो उसको तुम चाहोगे? नहीं, नहीं चाहोगे। हर कोई व्यक्तिगत हित देखता है, समाज हित देखता है, अपने समाज का हित देखता है, अपने धर्म का हित देखता है। जहां कहीं हित आएगा वहां अपना जरूर जुड़ेगा, ठीक है। अगर जहां आपके और मेरे हित की बात आए, तो आप लोग ये देखोगे कि मेरा हित पहले पूरा हो। कोई चाहोगे कि मेरे से दूसरे का हित पहले पूरा हो जाए? अब होना सबका नहीं चाहिए, लेकिन किसी एक का हो रहा है तो किसका होगा? मेरा। हाँ, देखो बहुत जल्दी समझते हो आप लोग। जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये उनकी क्या हो गई? क्या हो गई इनकी नीतियां, ठीक है। इन सभी की दक्कन नीति और देख लो। दक्कन, दक्कन प्लेटू, दक्कन दक्षिण भारत। जैसे ये भारत है, तो इधर का पूरा प्लेटू दक्कन ट्रैप, जो लावाओं से बना हुआ निर्मित है, बेसाल्ट चट्टान। ज्योग्राफी में पढ़ोगे आप, बेसाल्टिक चट्टान, उससे ये निर्मित है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे काली मिट्टी मिलती है, और काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त होती है, ठीक है। चलो, ज्योग्राफी में मत जाओ, हिस्ट्री में आओ। तो गुजरात के पास है खानदेश। क्या है? खानदेश। फिर उसके बाद अहमदनगर, आंध्रा के आसपास अहमदनगर महाराष्ट्र में है। आज के में अहमदनगर का नाम भी तो परिवर्तित कर दिया है। हाँ, औरंगाबाद का भी नाम बदल दिया है, ज्योतिबा फुले नगर कुछ कर दिया है, वो अलग है, स्थान अलग है, ठीक है। उसके बाद बीजापुर, कर्नाटका, और गोलकुंडा। ये पूरा क्या है? दक्कन। तो इन्हीं में ये चार राज्य, अहमद खानदेश, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा, इन्हीं चारों के बारे में जो नीतियां बनेंगी उनको हम क्या बोलेंगे? दक्कन की नीतियां। अकबर से उठाओ, अकबर भाई साहब ने शुरुआत करी इनकी दक्कन की नीतियों की, तो अकबर को उठाओ सबसे पहले। अकबर, अकबर के बाद कौन आएगा? उसके बाद
फिर पानी पी लिया जाए। अगर किसी को बोलोगे ना कि 4 क्लास में मिडिवल हिस्ट्री खत्म हो गई, तो वो आश्चर्यचकित हो जाएगा कि पढ़ा रहे थे कि मजे ले रहे थे, हैं? और पढ़ने वालों को तो और बोलेगा कि पढ़ने गए थे कि चूतिया बनने गए थे, पागल बनने गए थे, हैं? अकबर अकबर ने खा संदेश भेजे, तो अहमदनगर को भी संदेश भेजा कि शामिल हो जाओ साहब, हमें मना कर दिया। बीजापुर ने तो अपमान और कर दिया, कैसे चले आए तुम यहाँ मुंह उठा के, शामिल होंगे हम, स्वतंत्र राज्य हैं, ठीक है। लेकिन ये भेजे थे पत्र 1592 के आसपास, 92 93 94 के आसपास, ठीक है। लेकिन 1601 में खानदेश ने स्वीकार कर लिया। हम जो भी दक्कन की नीतियां पढ़ेंगे, हम वो सब कहाँ पढ़ेंगे? 17वीं सदी में। बाकी का ध्यान मत रखना, 17वीं सदी में कौन सा आएंगी चीजें? 1600 के बाद की, जैसे 1601 है, 1633 है, 1636 है, 1656 है, 1686 है, 1687 है। अगर कोई भी दक्कन का सवाल बनेगा कि ये पूछे कि अहमदनगर को कब शामिल किया गया, बीजापुर को कब शामिल किया गया, गोलकुंडा को कब शामिल किया गया, सब 17वीं सदी। और सन क्या होगी उसमें? 16 ठीक है। 15 का जैसे दिखे काट देना, 17 का जैसे ही दिखे काट देना, लेकिन सदी याद रखो 17वीं। और 17वीं सदी का मतलब होता है 1600। तो 1601 में खानदेश को क्या करते हैं? ये शामिल कर लेते हैं अकबर के समय पे। खानदेश को कहते हैं कि दक्कन का प्रवेश द्वार है। क्या है ये खानदेश? 1601 में क्या बनता है? दक्कन का या दक्षिण का प्रवेश द्वार, ठीक है साहब? हाँ साहब, क्लियर? जहांगीर साहब ने ज्यादा रुचि ली नहीं दक्षिण भारत में, तो इन्होंने कुछ नहीं किया, जैसा था वैसा रहा, जैसा का वैसा, ठीक है। जहांगीर साहब ने ज्यादा रुचि नहीं ली, शाहजहां ने रुचि ली। शाहजहां ने तो दक्षिण भारत के लोगों को चूतिया और बना दिया, पागल बना दिया, जिसको हम कहेंगे मूर्ख बना दिया। कैसे? इस शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन कोई नहीं, हमारे क्षेत्र में चलता है। इनको बोला कि अहमदनगर और गोलकुंडा से संधि की, हथेली की छाप लगा दी, कह दी कि आप अहमदनगर को हमें कंट्रोल करने दो। कुछ नीतियां हैं, मैं बताता हूं, 1633 की और 36 की, जो 56 में तोड़ देता है आगे चल के। कब तोड़ देता है? 56 में। शाहजहां भाई साहब, ज्यादा डीप में मत समझो, इतना समझो, शाहजहां बल्ख ए बुखारा एक रीजन है, उसका नेतृत्व करने जाता है। आगे आज तो वैसे भी खत्म करनी है मुझे, इन्होंने एक क्लास खत्म करवा दी अपनी। हम लोग ये कह रहे थे कि मिडिवल हिस्ट्री कल खत्म करते, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि आज ही खत्म कर दो। हाँ हाँ, वही खत्म कर रहे हैं, ठीक है। इसके समय पे भी ज्यादा विस्तार हुआ नहीं था। 33 36 और 56 में हथेली की जो छाप लगाई थी इन्होंने, संधियां की थी अहमदनगर और बीजापुर से, वो इन्होंने तोड़ दी। कह के गया था कि मैं आपको चिंता मत करो, जो बात बोल के जा रहा हूँ वो सत्य रहेगी, लेकिन बाद में 56 में तोड़ दी संधि खुद, ठीक है, शाहजहां ने। समझ में नहीं आया? मत समझो।
वायदा तोड़ दिया, वायदा खिलाफी करने वाला व्यक्ति है ये। औरंगजेब के समय पे आओ। 1686 और 87, 1600, ठीक है। इसके समय पे सिकंदर आदिल शाह और अब्दुल्ला कुली कुतुब शाह गोलकुंडा, यानी कि औरंगजेब के समय पे पूरे दक्कन को कंट्रोल कर लेता है ये। और औरंगजेब के समय पे ही पूरे दक्कन तक अब किसका साम्राज्य होता है? मुगलों का। तो औरंगजेब के समय पे लिख लो 86-87 में बीजापुर और गोलकुंडा को शामिल कर लेता है। वहां के सिकंदर आदिल शाह अब्दुल्ला कुतुब शाह अपने साथ मिला लेता है, संधियां कर लेता है, और पूरे दक्कन को औरंगजेब क्या कर लेता है? दक्कन को अपने अधीन कर लेता है। औरंगजेब के समय पे पूरा दक्कन मुगल काल में शामिल हो जाता है। औरंगजेब दक्षिण बहुत विस्तार करता है, औरंगजेब अच्छा खासा विस्तार करता है। पावरफुल व्यक्ति था, भाई जैसे को मरवा दिया, भाई से युद्ध करके भाई को मरवा दिया, राजनीति के लिए, प्रशासन के लिए, राज्य के लिए, पावर के लिए। अब वो तो वही जाने, कभी पावर आपके हाथ लगी नहीं है ना, नहीं चाहिए, अच्छे इंसान हो। चलो हम मुगल काल पढ़ रहे हैं। मुगल काल की जानकारी कैसे होती है देख चुके हैं। ठीक है, मुगल काल में हमने शासक देखे कौन कौन से? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। उनकी कुछ नीतियां देखी, जैसे कि धार्मिक नीति, सामाजिक नीति, दक्कन नीति, राजपूत नीति भी है। राजपूत नीति ऐसे ही समझ लो, अकबर के समय पे तो बहुत अच्छी है। अकबर कछवाओं से वैवाहिक संबंध भी बना रहा है ना, अपने राजपूतों को वो सेना में भी शामिल कर रहा है। इसके विपरीत औरंगजेब के समय पे बिल्कुल उल्टी हो जाती है, जो मैं जैसे समझा चुका हूं। ठीक, नीतियां हो जाती हैं। नीतियों में कौन कौन सी थी? ठीक है, राजपूत और दक्कन। मुगल काल एक चीज के लिए और जाना जाता है, वो है मनसबदारी व्यवस्था। अकबर ने अपने शासन के 11वें वर्ष में वो शुरू की थी। उसकी प्रेरणा उसको लगी थी मंगोलों से। मंगोलों से उन्होंने वो चीज सीखी थी। क्या चीज? मनसबदारी व्यवस्था। प्रशासनिक सिस्टम था, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था। हम देखते हैं ना, प्रशासन हर जगह पढ़ते आए हैं। दिल्ली सल्तनत में हमने प्रशासन देखा था एकता व्यवस्था के तौर पे। दिल्ली में कैसा देखा था हमने? एकता व्यवस्था देखी थी, जो मोहम्मद गौरी ने शुरू की थी और इल्तुतमिश ने उसको मजबूत किया था, जिसकी जानकारी हमें निजामुल मुल्क तुसी की सियासतनामा से हो रही थी। ऐसे ही मुगल काल में मनसबदारी व्यवस्था प्रचलित है प्रशासन के लिए, जिसकी शुरुआत कौन करता है? अकबर। कब? शासन के 11वें वर्ष में। 11वें वर्ष में हम ऐड कर लो, 56 में गद्दी पे बैठा तो 11 जोड़ दो, कितने हो गए? हाँ, अब इस मनसबदारी व्यवस्था में जाओगे तो मनसब होता है भागों में बटा हुआ जात पद और सवार पद। जैसे कि जो जितने घोड़े रखेगा उसको उतने सवार बोलेंगे, कितने तो सवार हैं तुम्हारे पास। जिसकी ज़्यादा सैलरी होगी
उसको उसकी जितनी जात, कितनी आपकी ऊंची जात है, यानी कितने जात पद हैं आपके पास, ठीक है। तो सैनिकों को भर्ती करने के लिए मनसबदारी व्यवस्था, वही सैनिक प्रशासन चला रहे हैं, सैन्य प्रशासन है ना मुगलों का, तो वही सैनिक प्रशासन चला रहे हैं, राज्य चला रहे हैं। तो उसके आधार पे मनसब डिवाइड होते थे। कहते थे ना, जो जितना ज्यादा मनसब होगा, 5,000 का मनसब है, वो उतना बड़ा मनसब होता था, बड़ा अधिकारी होता था, उसके बड़े सिक्के आते थे, बड़े पैसे आते थे उसके पास, बड़े पावरफुल व्यक्ति होते थे वो, ठीक है। तो प्रशासन को चलाने के लिए, अब इसमें मनसबों को बांटने के लिए किसी को, जैसे हम वेतन लेते हैं ना आज, वेतन किसी को पैसे मिलते हैं सैलरी के तौर पे, तो मनसबों को जो वेतन दिया जाता था, तो किसी को तो दी जाती थी भूमि यानी जागीर। तो जिस मनसब को जागीर मिल रही है उसको हम बोलते थे जागीरदार, और कुछ को केवल वेतन मिलता था, जागीर नहीं मिलती थी, उनको हम क्या बोलेंगे, कुछ नहीं, केवल मनसबदार। तो कुछ मनसबदार, मनसब क्या है, पद, मनसब क्या है, पद। तो यानी कि कुछ मनसब यानी कुछ पद, कुछ पदाधिकारी ऐसे थे जिनको जागीर मिल रही थी शासन के लिए, तो वो कौन थे, जागीरदार, ऐसे मनसब जो जागीरदार थे, ठीक है। यानी कि कुछ मनसब, रीजनिंग आ गई, रीजनिंग आ गई ना। अच्छा ये बताओ, किस, जिस मनसब को जागीर मिलेगी उसको क्या कहेंगे हम, जागीरदार, और जिसको जागीर नहीं मिलेगी, जिसको जागीर मिली उसको जागीरदार, जिसको केवल वेतन मिला है, जागीर नहीं मिली, उसको हम क्या कह देंगे, मनसबदार। तो यानी कि कुछ मनसब ऐसे थे जिन्हें जागीर मिल रही उन्हें जागीरदार, कुछ मनसब ऐसे जिन्हें जागीर नहीं मिल रही उन्हें केवल मनसबदार। क्लियर। ऐसे ही आगे चल के जहांगीर इसमें कुछ पद्धतियां लेके आता है, जैसे दो अस्पा पद्धति, सीस्पा पद्धति, कि बिना जात पद बढ़ाए सवार पद बढ़ा सकते हो, यानी बिना आपका प्रमोशन किए आप ज्यादा घोड़े रखोगे, ठीक है। अफगानियों को भी शामिल करने वाला शाहजहां महाना वेतन पद्धति लागू करता है इसी मनसबदारी व्यवस्था में। सर्वाधिक मनसब हिंदू जो लोग थे वो औरंगजेब के समय पे थे, जिसमें जय सिंह, जसवंत सिंह, लिख लो। सर्वाधिक हिंदू मनसबदार किसके समय पे हैं, औरंगजेब के समय पे। हम लोग क्या कह रहे थे कि औरंगजेब बहुत कट्टर था, हिंदू धर्म के खिलाफ था, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे ज्यादा प्रशासनिक अधिकारी तो उसके दरबार में थे, सर्वाधिक मनसब थे औरंगजेब के समय पे। सर्वाधिक मनसबदार औरंगजेब के शासनकाल में थे, हिंदू मनसबदार, हिंदू को हिंदू लिखना है, हिंदू मनसबदार, ठीक है। आपका मनसबदारी सिस्टम हो गया। अच्छा मैंने आपको दिल्ली सल्तनत पढ़ाया था, तो मैंने आपको दिल्ली सल्तनत का तकनीकी विकास नहीं बताया था, और मुगल काल का भी तकनीकी विकास बताना है, समझ लो, फिर मैं लिखवाता भी हूँ। दिल्ली सल्तनत के समय पे एक सकिया यानी रहट प्रणाली, रहट समझते हो, साकिया जिसको बोलते हैं, रहट, पानी निकालने वाली रहट जो चलती थी पहले, ऐसे ऐसे गोल गोल चारों तरफ बैल घूम रहा है कोल्हू की तरफ, उसमें से नीचे कुएं में से पानी निकालने के लिए बाल्टी ऐसे नीचे से बाल्टी भर के लाते थे, ऊपर लाके दूसरी तरफ पलट देते थे, तो उसको रहट प्रणाली बोलते हैं, ठीक है। तो उसका दिल्ली सल्तनत के समय पे विकास हो रहा है। कागज निर्माण की तकनीक दिल्ली सल्तनत के समय पे विकास हो रही है। तांबा को शुद्ध करने की तकनीक आसवन विधि से, डिस्टिलेशन प्रणाली से, डिस्टिलेशन सिस्टम से दिल्ली सल्तनत के समय पे विकसित हो रही है। हमने एक चीज और देखी थी, फुतुहात ए फिरोजा शाही के समय पे धूप घड़ी और जल घड़ी का निर्माण हुआ, फिरोज शाह तुगलक कर रहा था, जैसे कि धूप से पता लगा दे कौन सा समय बज रहा है, कितने बज रहे हैं, बताया था। ऐसे ही मुगल काल में भी कुछ तकनीकी विकास होता है, जैसे कि अकबर भाई साहब होते हैं 16 बंदूकों को एक साथ चलाने की तकनीकी का विकास करेंगे। अकबर के समय पे अब्दुल फतेह सिराजी होते हैं जो कैलेंडर का विकास करते हैं, और अकबर उनके बारे में कहता भी है कि ये व्यक्ति पूरे साम्राज्य की संपत्ति से सर्वाधिक मूल्यवान है, अब्दुल फतेह सिराजी, ठीक है। ऐसे ही नूरजहां गुलाब से इत्र बनाने की तकनीक विकसित करेंगी, है ना, देखोगे परफ्यूम बनाने की टेक्नोलॉजी। मुगल काल में कील का आविष्कार होता है, कील, रथ बनाने में कील ठोकी जाती है ना, रथ बनाने में, जहाज बनाने में,
हालांकि इतना टेक्नोलॉजी का विकास हो नहीं पाया था मुगल काल में। क्यों? क्योंकि ये लोग अपने धार्मिक कार्यों में इतने बिजी थे, और यहाँ पे श्रम बहुत था। श्रम श्रम बल बहुत था। तो देखो, श्रम बल जब कम होता है ना, तो व्यक्ति टेक्नोलॉजी की तरफ भागता है कि हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेंगे और कम श्रमिकों की मदद से हम ज़्यादा उत्पादन कर पाएंगे। लेकिन जब हमारे पास आदमी बहुत हों, अब मान के चलो मैं जेसीबी का विकास कब करूंगा? जब मुझे लगेगा कि मेरे पास लोग कम है, तो मैं जेसीबी के माध्यम से ज़्यादा खुदाई कर पाऊंगा। अब मेरे पास लोग ही इतने हैं कि सबको मैं पामड़ा दे दूंगा, वो जेसीबी से ज़्यादा खोद डालेंगे, तो मैं टेक्नोलॉजी की तरफ नहीं जाऊंगा। इस वजह से मुगल काल में तकनीक विकास नहीं हो पाया था। ठीक है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? जानकारी के स्रोत में हमने क्या क्या देख लिया? साहित्यिक और यात्रियों का विवरण। क्लियर है? मुगल काल में हमने फिर क्या देखे? शासक और उनकी नीतियां। यही देखा ना, जिसमें क्या क्या देखा? ठीक है। शासक को पढ़ने गए थे तो दो भागों में बांटा था, बाबर, हुमायूं, अकबर, उधर। इन्हीं सब नीतियों को हमने इन शासकों के माध्यम से पढ़ लिया, समझ लिया, इंपॉर्टेंट फैक्ट लिख लिए। शासक और नीतियों के बाद हम कहाँ गए थे? मनसबदारी व्यवस्था एवं तकनीकी विकास। और तकनीकी विकास में मैंने आपको दिल्ली सल्तनत से तुलना करके दोनों को समझा दिया कि दिल्ली सल्तनत पे क्या हो रहा है और मुगल काल में क्या हो रहा है। लिखवा दूं? दिल्ली सल्तनत और मुगल काल की तकनीकी विकास लिखवा देता हूं ना। ठीक है, इसके बाद कहाँ जाएंगे वो समझ लो। इसके बाद हम अंतिम मुगल काल का एक टॉपिक है उसको खत्म करेंगे, फिर हम मुगल काल को एंड मतलब समाप्ति की ओर लेके जाएंगे। मुगल काल के हम संबंध देखेंगे कुछ। मुगलों के संबंध किन किन लोगों से थे? राजपूत नीति में राजपूत संबंध हमने देख ही लिए हैं। मुगलों के संबंध राजपूत नीति के माध्यम से राजपूत संबंध हमने देख ही लिए थे। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे मुगलों के सिखों से क्या संबंध थे। मुगल मुगल सिख संबंध। ठीक है, क्लियर। और हम देखेंगे मुगल के मराठाओं से क्या संबंध थे, मुगल मराठा संबंध। राजपूत हो ही गया, बस हमें क्या करना है? सिख और मराठा संबंध और देखने हैं। मुगल काल खत्म, आप आज मीडिएवल हिस्ट्री खत्म करोगे। चोल काल रह गया, अगर समय दिया है हमें 10-15 मिनट तो हम चोल काल को भी यहीं पढ़ लेंगे आज। तो हमारी एंशियंट और मीडिएवल आज 9 क्लासों में खत्म हो जाएगी, 5 और 4 9। ठीक है। उसके बाद कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी समय में, कम से कम समय में मॉडर्न खत्म करना, कल्चर खत्म करना, फिर ज्योग्राफी खत्म करना, पॉलिटी खत्म करना। ठीक है।
दिल्ली सल्तनत के समय पे साकिया या रहट प्रणाली का विकास हो रहा है। रहट सिस्टम, प्रणाली का मतलब होता है सिस्टम। प्रणाली का मतलब क्या होता है इंग्लिश में? सिस्टम। कागज निर्माण, धातु शोधन, आसवन विधि। धूप घड़ी एवं जल घड़ी। कौन कर रहा है इनका निर्माण? फिरोज शाह तुगलक। ठीक है साहब। ऐसे ही आ जाओ मुगल काल में तकनीकी विकास। जैसे कि 16 बंदूकों की नली साफ करना, चलाना। चेन पंप तकनीक भी आ गई थी। तो अकबर ने उनमें एक दिमाग लगाया ना कि 16 बंदूकों को कैसे एक साथ चला सकते हो। मीर फतेह अल्लाह से राजी, कैलेंडर का विकास। इत्र निर्माण तकनीक। गुलाब से कैसे बना रहे हो? कील का विकास। कील ठोकने वाली। हो गया, लिख लिया। कलम दिख तो रही है ना, चमक तो नहीं मार रही? लिख लिया ना सभी ने? मुगलों के संबंध। किस किस से देखने हैं? राजपूत से देख ही चुके हो, सिखों से देख लो और मराठों से और देख लो। ठीक है। मुगल सिख संबंध देखने के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि कितने सिख गुरु थे उस समय। टोटल कितने थे? कितने सिख गुरु थे कुल? हाँ साहब। मैडम, इन्होंने बता दिया वही सही। फॉलो करती हो क्या इनको? आप बताओ सर। कुल सिख गुरु थे 10। ठीक है, क्लियर। अब हम सभी 10 के क्रोनोलॉजी से अगर पता कर लें कि पहले कौन, दूसरे कौन, तीसरे कौन, चौथे कौन, पांचवें कौन, छठे, सातवें, आठवें, नौवें और 10वें, अगर हमें वो क्रोनोलॉजी याद हो जाए 10 के 10 की, तो हम क्या करेंगे? किसने क्या किया, किसने क्या कहा, किसने क्या निर्मित किया, किसके क्या मुगलों से संबंध रहे, वो सब चीज़ हम क्या कर लेंगे। हालांकि आपसे इतना ही पूछा जाता है कि पांचवें कौन से थे, छठवें कौन से थे, कि अंतिम कौन से थे, कि पहले कौन से थे। अब ये नहीं पूछा जाता आपसे
कि लंगर व्यवस्था को स्थायी रूप किसने दिया? लवन नामक वैवाहिक पद्धति किसने चलाई? नानक ने चलाया, लेकिन स्थायी मैंने पूछा, स्थायी रूप किसने दिया? स्थायी परमानेंट किसने किया उसको, लंगर को? भूख लग गई यार लंगर के नाम से मुझे। भूख लग गई मुझे लंगर के नाम से। क्या हुआ? ऐसी व्यवस्था भी नहीं है यहाँ, है? मुगल सिख संबंध, आ जाओ पहले से। सिख सिख देखो, सिख धर्म की स्थापना करने वाले, इस धर्म की नींव डालने वाले गुरु नानक जी, जिनका जन्म तलवंडी में हुआ, लाहौर के पास, है ना। अब इनको लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी ने कैद कर लिया था। अच्छा, तुम्हें ज्यादा पड़ी है अलग धर्म चलाने की। बाद में बाबर आए, पानीपत का युद्ध हुआ, पता है आप लोगों को, जैसा कि ध्यातव्य है, मैं बता चुका हूं। बाबर ने इनको कैद से आजाद कर दिया। कौन है पहले गुरु? गुरु नानक। गुरु नानक के आगे लिख लो कहानी में हेडिंग डाल के बाबर के समय छूटे। अब छूटे का मतलब समझ ही रहे हो आप, कि इब्राहिम लोधी ने कैद किए थे, पानीपत की लड़ाई हुई थी तो छूट गए थे। ठीक है, क्या लिखोगे? पहले हैं तो अब ये तो लिखवाना नहीं है कि सिखों के धर्म की नींव डाली, पहले तो पहले ही है। इतना ही ध्यान रखो कि बाबर के समकालीन है, और बाबर के समकालीन होने के साथ साथ बाबर के समय पे ये छूट गए। ठीक है, जन्म तलवंडी में। इनके शिष्य अगले आते हैं गुरु अंगद। कौन? गुरु अंगद, ये गुरु नानक के द्वारा चलाया गया लंगर, उसको स्थायी रूप देते हैं और गुरुमुखी लिपि का विकास करते हैं। ठीक है, लिख लो, लंगर को स्थायी बनाया। गुरुमुखी लिपि। और गुरु अंगद का वास्तविक नाम पता है आपको क्या था? गुरु अंगद का वास्तविक नाम था लहना। ये सब फैक्ट हैं भैया, बस केवल उतना याद रखो कि पहला कौन, दूसरा कौन, तीसरा अमरदास। गुरु अमरदास। ये क्यों फेमस है? ये फेमस क्यों है, इनको क्यों जानते हैं? ये संसार से विमुख नहीं थे कि संसार को छोड़ दिया, संत की भूमिका में रहो। ये कृषि करते थे, गृहस्थ जीवन जीते थे, और उन्होंने एक पद्धति लागू की थी, लवन वैवाहिक पद्धति। उसमें ज़्यादा खर्चा वर्चा ना करो, सीधे लवन पद्धति से विवाह करो। ठीक है, कौन? तीसरे वाले गुरु अमरदास। उसके बाद चौथे कौन है? गुरु रामदास। अकबर भाई साहब के समकालीन है। अकबर ने इनको 500 बीघा जमीन दे दी रामदास को। क्या दे दी? 500 बीघा जमीन अकबर से मिली। किससे मिली? अकबर से। आगे चल के उन्होंने क्या बना दिया उसको? अमृतसर नगर। ठीक है, आ जाओ पांच में। पांच में बहुत इंपोर्टेंट है, जिनको जहांगीर ने मृत्युदंड दिया था। गुरु अर्जुन देव। लिखाया तो है सर अभी, आप तो 1 घंटे पहले का ही भूल जाते हो।
बचपन की बातें कैसे याद रह जाती हैं? मैं 1 घंटे पहले की जो चीजें थी, वो यादें थी, स्मृति में गया था, वो तो भूल गए। कई वर्षों पहले की कैसे याद रह जाती है? गुरु अर्जुन देव 5 में है। ठीक है। इन्हीं के समय पे हरमिंदर साहब, जिसको आज गोल्डन टेम्पल कहते हैं, उसकी नींव डाली गई थी। और नींव डालने वाले संत थे कादरी संत। कौन? मियां मीर कादरी संत। इस्लाम पढ़ा था, सूफी आंदोलन। तो यानी किसी सूफी के माध्यम से, किसी मुस्लिम के माध्यम से ये मंदिर की नींव डलवा रहे हो। समझ रहे हो? क्लियर? वो तेर बहादुर। ठीक है, लिख लिया इनके बारे में। इसके बाद 3 आएंगे, हर राय, हर गोविंद और हरि किशन। 6, 7, 8 कौन कौन से? हर राय, हर गोविंद, हरि किशन। हर गोविंद, हर राय, हरि किशन। छठ में हर गोविंद है, हर गोविंद। हर गोविंद, हर गोविंद छठवें सिखों के गुरु हैं। ये अकाल तख्त की स्थापना करते हैं और सिखों का सैन्यीकरण करते हैं। यानी सिखों को सैनिक बना देते हैं, मजबूत बना देते हैं। क्या बना देते हैं? सिखों को मजबूत। ठीक है, अकाल तख्त की स्थापना करते हैं, सिखों का सैन्यीकरण करते हैं। हर राय के बारे में ज्यादा नहीं जानना है, बस सामूगढ़ के युद्ध के समय पे ये मिला था दारा सिखों से। दारा सिखों पे प्रभाव भी छोड़ा था इन्होंने। हरि किशन ऐसे सिख गुरु थे जिनकी मृत्यु बीमारी से हुई थी, इन्हें टीबी हो गई थी। हरि किशन के आगे लिख लो, बीमारी से मृत्यु। पता नहीं कौन सी बीमारी हो गई इनको। हरि किशन, बीमारी से मरने वाले सिख गुरु हरि किशन। अगले 9वें गुरु आएंगे, गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर, तेग बहादुर। जीटीबी, गुरु तेग बहादुर, जीटीबी। यहां लिख दूं? आप कभी दिल्ली में चांदनी चौक घूमने जाओगे तो वहां पे देखोगे गुरुद्वारा बना हुआ है, चांदनी चौक के सामने ही बना हुआ है, मेट्रो स्टेशन के सामने। वो गुरु तेग बहादुर के सम्मान में ही बनाया गया है, क्योंकि इन्होंने औरंगजेब के समय पे अपना सिर कटा दिया था, लेकिन अपनी इज्जत दांव पे नहीं लगाई थी, पगड़ी नहीं मतलब झुकने दी थी। तो इनके बारे में कहा जाता है, सिर दिया लेकिन सार नहीं दिया। और दिल्ली में जो बना हुआ गुरुद्वारा है उसका नाम है शीशगंज गुरुद्वारा। ठीक है, दिल्ली के चांदनी चौक का शीशगंज गुरुद्वारा। ठीक है, क्लियर? 10वें गुरु, अंतिम गुरु जो रहेंगे, और गुरु के पद आ जाइए, आप ही की क्लास है, मैं तो वैसे ही आता हूँ टाइम पास के लिए। अंतिम गुरु, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह, गुरु के पद को समाप्त करते हैं गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, इनका कश्मीर के मुगल गवर्नर थे, गवर्नर साहब मुगलों के, उनसे कुछ वाद विवाद होता है, तो ये एक पत्र लिखते हैं औरंगजेब को। उस पत्र का नाम जफरनामा के नाम से फेमस होता है। इन्होंने उत्कल विलास एवं विपुजी साहब नामक ग्रंथ लिखे हैं। क्या क्या? उत्कल विलास एवं विपुजी साहब। क्या कह रहे हो? उसी से देख के क्लियर करेंगे? अच्छा, वैसे ही देख रहे हो कि यहाँ कैसे लग रहे हो, वहाँ कैसे लग रहे हो।
उत्कल विलास और विपुजी साहब। अंतिम सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह ने पंचकार यानी कि पंचकार यानी 5 प्रकार के व्यक्ति को, सिखों को तत्व धारण करने हैं, जैसे केस, कंगा 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 रखना है, केस बढ़ा के रखने हैं, है ना, कृपाण, है ना, तलवार नहीं कृपाण होती है सिखों की। हाँ, तलवार कह दो, शमशीर कह दो, खड़ग कह दो, कृपाण कह दो, बात तो एक ही है, अंतर होता है फिर भी सब में। क्या हुआ? हम्म, हाँ हाँ हाँ, कवच कुंडल और ये कड़ा, कड़ा हाथ में कड़ा। पंचकार यानी 5 तत्व। इन्होंने एक पाहुल परंपरा निर्मित की थी सिखों के अंतिम गुरु ने। मैं लाइब्रेरी सामने है, या आप डिस्कस करना चाहते हैं, यहाँ सोफा सेट पड़े हैं, यहाँ पे चली जाओ, ठीक है। अंतिम सिख गुरु 10वें सिख गुरु थे। इन्होंने पाहुल परंपरा यानी कि तलवार से पानी उछालना, ये लोग बड़े लड़ाकू किस्म के व्यक्ति थे, ये तलवार से ही पानी उछाल देते थे, ऐसे व्यक्ति थे, मन पानी गिराया तलवार से उछाल दिया, ठीक है। पाहुल परंपरा का विकास किया और गुरु परंपरा को समाप्त किया। अंतिम गुरु थे, 10वें गुरु थे। इन्होंने अब ये कहा कि अब कोई गुरु नहीं आएगा, अब हम केवल एक आपको ग्रंथ दे जाते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब, उसी को बोल दिया कि अब यही आपके गुरु है, गुरु ग्रंथ साहिब, ठीक है साहब। आपका सिखों से संबंध मुगलों का देख लिया। अंतिम टॉपिक है और मुगलों में, मुगल काल में मराठाओं से संबंध, मुगल मराठा संबंध। शिवाजी ने इनको बहुत परेशान किया था। क्या हुआ? खत्म तो करने दो आज, अब क्या इसके लिए एक क्लास और लूंगा? छोटा सा टॉपिक है, अब उसमें है तो फैक्ट, जैसे कि शिवाजी का जन्म शिवनेरी के किला में, शिवनेरी का किला है, ठीक है। शिवाजी की माताजी जीजाबाई, तो ये सब उनके नाम हैं। शिवाजी का सेनापति है ना, वो, उसमें एक चीज ध्यान रखना शिवाजी के में, अष्ट प्रधान, उससे कंफ्यूज मत करना अष्ट दिग्गजों से, बता चुका हूं। अष्ट दिग्गज कहाँ देखे थे? बताओ बताओ। हम्म। आप तो क्लास में आई नहीं थे, आपसे क्या पूछूं, ठीक है। अष्ट दिग्गज, शिवाजी ने कुछ मंत्री परिषद भी बनाई थी जिसमें सुमंत विदेश मंत्री थे, है ना। इसने सेनापति भी बनाए थे जिसमें बरगी से सेनापति, है ना, अहदी सेनापति, और सेना का प्रमुख जिसको बोलते थे सराय नौबत, ठीक है। इन्होंने पहले अंधविश्वास करके एक तांत्रिक के माध्यम से अपना राज सिंहासन ग्रहण किया था। तांत्रिक का नाम था निश्चलपुर गोस्वामी। तो लेकिन कुछ दिन बाद इनकी माताजी मर जाती हैं, तो इनको लगता है कि तांत्रिक ने कुछ गलत कर दिया। फिर ये हिंदू धर्म धर्म उद्धारक की उपाधि लेते हैं। हिंदुओं के धर्म के उद्धार के लिए हिंदू धर्मोद्धारक, ठीक है। तो अलग से एक उपाधि लेते हैं जिससे कि लगे कि हम मराठाओं में भी सुप्रीम हैं, सर्वोच्च हैं। लिखवाऊँ ये सब बात कि यहीं इतना समझा के क्लास खत्म कर दूं मीडिएवल की? ऐसे ही समझा दो, हैं ब्रिलियंट लोग हैं, ठीक है। लास्ट में कंक्लूड कर लो इसको। दिल्ली सल्तनत क्या पूरा मध्यकालीन भारतीय कंक्लूड कर लो। आज आपकी जो अगली क्लास वाले सर हैं वो शायद लेट आएंगे, जो उनके इंतजार में बैठे हैं बहुत से लोग। हाँ। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में क्या क्या पढ़ा आप लोगों ने? दिल्ली सल्तनत, विजयनगर साम्राज्य, और सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन, समझे थे। उसके बाद हमने क्या देखा अभी आज की क्लास में? मुगल काल। मुगल काल को पढ़ने गए तो हमने क्या देखा इसमें? इसकी जानकारी कैसे होती, जानकारी के स्रोत,
उसके बाद हमने इसके शासक देखे और उनकी नीतियां समझी, है ना। मनसबदारी व्यवस्था देखी। उसके बाद तकनीकी विकास देखा। उसके बाद मुगल संबंध देखे, किन किन लोगों से, सिखों से और मराठा से। ठीक है साहब, ये आपके मध्यकालीन भारतीय इतिहास का कंप्लीट कंबाइंड एक लास्ट का सिनॉप्सिस है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास का इतना ही फाउंडेशन, ठीक है। अब ये आपकी जो नींव बनी है, फाउंडेशन बनी है, नींव भरी गई है, इसको क्या करोगे आप अब, किताब पढ़ के, नोट्स अपडेट करके इमारत खड़ी करोगे। जितनी ऊंची इमारत उतना ही उसका सम्मान। ठीक है, बुर्ज खलीफा बनाओ अब इस पर।